हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काव्य दोष की परिभाषा और उसके भेद उदाहरण सहित। तो चलिए आज देखते हैं काव्य दोष किसे कहा जाता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। काव्य दोष किसे कहा जाता है, अर्थात काव्य की परिभाषा क्या है। जिस तत्व के कारण कविता के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है और काव्य सौंदर्य का अपकर्ष होता है, उसको काव्य दोष कहा जाता है। काव्य की रस अनुभूति में बाधक तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। काव्य के जो पढ़ने में हमें जो रस आता है, उसमें जो बाधक तत्व होते हैं वो काव्य दोष कहलाते हैं। अर्थात जिस तत्व के कारण कविता के अर्थ को समझने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती हो, उसे काव्य दोष कहा जाता है। काव्य में किसी प्रकार का दोष आ जाना काव्य दोष कहलाता है। ये दोष काव्य के मुख्य अर्थ की प्रतीति में बाधा पहुंचाते हैं। दोष शब्द, अर्थ और रस, इन तीनों के सौंदर्य में व्याघात उत्पन्न करता है। काव्य आस्वाद में बाधक उद्वेगजनक तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। काव्य में उद्वेग उत्पन्न करने वाले दोष काव्य दोष कहलाते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्षक दोष कहलाते हैं। अपकर्षक, आकर्षक का विलोम शब्द होता है अपकर्षक। काव्य दोष के कितने भेद होते हैं? काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। जिसमें शब्द के कारण दोष उत्पन्न हो जाता है वो शब्द दोष कहलाता है, और जिसमें शब्द के अर्थ के कारण दोष उत्पन्न होता है वो काव्य में अर्थ दोष कहलाएगा। और रस दोष, जिस काव्य को पढ़ने में उसके आनंद की अनुभूति में जो बाधा उत्पन्न होती है वो रस दोष कहलाता है। इन दोषों पर आचार्य मम्मट एवं विश्वनाथ ने पर्याप्त विचार प्रस्तुत किए हैं। प्रमुख काव्य दोषों का विवरण निम्नवत है। वैसे तो काव्य दोषों की संख्या कोई निश्चित नहीं है, तो चलिए देखते हैं। श्रुति कटुत्व दोष, जो शब्द सुनने में अप्रिय लगे यानी कड़वा लगे या कठोर प्रतीत होते हों, उनके कारण काव्य में श्रुति कटुत्व दोष आता है। सुनने में जो कठोर हों या फिर कड़वे शब्द हों वो श्रुति कटुत्व दोष कहलाता है। जैसे भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया, या भर्त्सना में श्रुति कटुत्व दोष है। नेक्स्ट है छूत संस्कृति दोष, जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल होता है वहाँ छूत संस्कृति दोष होता है। जो व्याकरण के नियम के प्रतिकूल हो वहाँ छूत संस्कृति दोष कहलाएगा। जैसे इस निराशा को छोड़ो, आशा से लो काम। यह निराशा शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है, अतः छूत संस्कृति दोष उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट है अश्लीलता दोष, जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग हो वहाँ अश्लीलता दोष होता है। जहाँ काव्य को सुनने में अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया है वहाँ अश्लीलता दोष होता है। उदाहरण जैसे मीची आँख पिए की निरखी वायु दीन तत्काल, या वायु का तात्पर्य अपान वायु से है, यानी बदबू सहित जो हवा है उससे तात्पर्य किया गया था। यह अश्लीलता दोष है, यह काव्य में अश्लीलता लाता है ऐसे शब्द। नेक्स्ट ग्राम्यता दोष, जिस काव्य में ग्रामीण भाषा के बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होता है वो ग्राम्यता दोष कहलाता है।
साहित्यिक रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होने पर ग्राम्यतव दोष कहलाएगा। जैसे मुंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है, तो यहाँ मुंड शब्द का प्रयोग ग्राम्यतव शब्द दोष है, क्योंकि मुंड एक गांव की भाषा के अनुसार देशी शब्द है। नेक्स्ट है अप्रतीतत्व दोष। लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतीतत्व दोष होता है। लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतीतत्व दोष होता है। जो लोक व्यवहार में तो प्रयुक्त होते नहीं, लेकिन जो शास्त्रीय शब्द होते हैं वो काव्य में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं, ठूस ठूस कर भर दिए जाते हैं, वो अप्रतीतत्व दोष कहलाता है। जैसे विषमय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, यहाँ विष शब्द का प्रयोग जल के लिए होता है, जो सामान्यतः लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता, अतः यहाँ अप्रतीतत्व दोष है। नेक्स्ट है क्लिष्टत्व दोष। दृष्टकूट पदों में प्रयुक्त ऐसी शब्दावली जिनका अर्थ गुणा भाग करके कठिनाई से निकलता है, वह क्लिष्टत्व दोष से युक्त माना जाता है या फिर क्लिष्टत्व दोष कहलाता है। जैसे यानी उसके भाव को समझने में, अर्थ को समझने में भाग गुणा करके जो कठिनाई से अर्थ निकाला जाता है वो क्लिष्टत्व दोष होता है। जैसे नखत वेद ग्रह जोरी, नखत वेद और ग्रह तीनों को जोड़ करके अर्ध करी आधा करो बरजई हम खात, वही हम खाते हैं। ये गोपियाँ कहती हैं जब श्री कृष्ण से बिछुड़ने के बाद कि हम श्री कृष्ण के बिना क्या खाना चाहती हैं। नखत वेद और ग्रह तीनों को जोड़ करके उनका आधा कर लो, यानी इनकी टोटल संख्या 40 हो गई और उनका आधा हो गया 20। तो ये कह रहे हैं हम श्री कृष्ण के बिना विष खाना चाहती हैं, जहर खाना चाहती हैं। तो इसका तोड़ मरोड़ कर जो अर्थ निकाला जाता है वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। जैसे गोपियाँ कहते हैं कि कृष्ण के वियोग में यदि हम नक्षत्र होते हैं 27, नक्षत्रों की संख्या 27 होती है, वेद 4 होते हैं, ग्रह 9 होते हैं, जोड़कर अर्थात 27, 4 और 9 की संख्या हो गई 40। 40 का आधा हो गया 20 और 20 का अर्थ है विष, यानी जहर खा लें तो हमें कौन रोकेगा। यहाँ क्लिष्टत्व दोष है। न्यून पदत्व दोष, जिस काव्य में उसका अर्थ निकालने में पूरे शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया गया हो, कुछ शब्द कम कर दिए जाते हैं, वह न्यूनतम पदत्व दोष होता है। जहाँ अभीष्ट अर्थ को सूचित करने वाले पद की कमी हो, यानी शब्दों की कमी कर दी जाती है और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई शब्द जोड़ना पड़े, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। जैसे पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। पानी पावक पवन और प्रभु साधु और असाधु के साथ समान व्यवहार करते हैं। कवि यह कहना चाहता है किंतु समान व्यवहार शब्द को यहाँ छोड़ दिया गया है, इस काव्य से निकाल दिया गया है, जिसके कारण अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ न्यून पदत्व दोष है। शब्दों का कम होने के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है, तो न्यून पदत्व दोष कहलाएगा। नेक्स्ट है अधिक पदत्व दोष। काव्य में अर्थ से ज़्यादा जो शब्द ठूस ठूस कर भर दिए जाते हैं, वहाँ भी अधिक पदत्व दोष हो जाता है। जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है, घटता नहीं है। जैसे लपटी पुहुप पराग पद सनी सवेद मकरंद। पराग तो पुष्प का ही होता है, अतः यहाँ पुहुप शब्द अनावश्यक है, इसलिए अधिक पदत्व दोष दिखाई दे रहा है अर्थात अधिक पदत्व दोष इसमें समाया हुआ है। नेक्स्ट है अक्रमत्व दोष। शब्दों की संख्या आगे पीछे कर दी जाती है, उनका क्रम
खत्म कर दिया जाता है, जिसके कारण अक्रमत्व दोष होता है। जहाँ कोई पद उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो और उसका क्रम जोड़ने में कठिनाई हो, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। जहाँ काव्य में शब्दों का क्रम गायब हो जाता है, आगे पीछे शब्दों को लगा दिया जाता है, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। उदाहरण जैसे विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। यह मानवी शब्द लीला से पहले प्रयुक्त होना चाहिए। ये प्रभु इस संसार में निरंतर मानवी लीला कर रहे हैं। तो यहाँ अक्रमत्व दोष है, शब्दों को आगे पीछे कर दिया गया है, क्रम वाइज नहीं रहे काव्य में। नेक्स्ट है दुष्क्रमत्व दोष। जहाँ शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध कर्म होता है, जो शास्त्र और लोक व्यवहार के विरुद्ध जो कार्य होता है, वहाँ दुष्क्रमत्व दोष माना जाता है। जैसे नरिप मोह कहें है दीजिए अथवा मद गजेंद्र। याचक को पहले हाथी मांगना चाहिए, है दीजिए यानी पहले वो घोड़े की मांग कर रहा है, लेकिन यहाँ पहले हाथी मांगना चाहिए, फिर हाथी न मिलने पर घोड़े की याचना करनी चाहिए। किंतु यहाँ पहले है अर्थात घोड़े की और तदुपरांत हाथी की याचना करने के कारण लोक विरुद्ध क्रम रखा गया है, अतः यहाँ दुष्क्रमत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है पुनरुक्ति दोष, बार बार शब्दों का आना। जहाँ किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति को जानने पर भी उसी अर्थ वाले शब्द को दोबारा प्रयोग कर दिया जाता है, वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है। जहाँ एक शब्द का बार बार प्रयोग कर देना, अर्थात सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। यहाँ जगत के बाद जहान का प्रयोग अनावश्यक रूप से करने से पुनरुक्ति दोष आ जाता है। और सब और सारे, सब का अर्थ भी सारा होता है और सारा भी सारा होता है, तो यहाँ पुनरुक्ति दोष है। नेक्स्ट है रस दोष। ये अब तक जो 11 चल रहे थे वो शब्द दोष से और अर्थ दोष से संबंधित काव्य दोष थे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है रस दोष। काव्य में रस में जो दोष आ जाता है, जो रस उत्पन्न नहीं होता, उसमें जो बाधा आती है वह रस दोष कहलाता है। जहाँ काव्य व्यंग्य रूप में न होकर स्वयं ही अपना अर्थ प्रकट करने लगे, वहाँ शव शब्द वाच्य रस दोष होता है। अर्थात विस्मृति अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे। यहाँ नीरवता की स्थिति में चुप कर दे कहने से शव शब्द वाच्य दोष आ जाता है। नीरवते बस चुप कर दे, तो यहाँ रस में बाधा उत्पन्न होने के कारण रस दोष उत्पन्न हो रहा है। तो ये आपके काव्य की परिभाषा और काव्य के भेदों का उदाहरण सहित एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।